नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज का जो विषय है वो सप्त छिद्र ग्रहों की परिचय। 7 छिद्र ग्रह, उनके परिचय कुछ तो हम लोग पढ़े हैं पहले से और सारा हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नया विषय है उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग सप्त छिद्र ग्रहों की परिचयात्मक विषय को आज समझेंगे। प्रथम, एक तो छिद्र स्थान कहने से कौन सा भाव होता है? छिद्र भाव। छिद्र भाव, छिद्र संज्ञक भाव अष्टम भाव। तो छिद्र संज्ञक भाव अष्टम भाव होने से सप्त छिद्र ग्रहों की परिचय में जो अष्टम भाव का अधिपति जो अष्टमेश है, जैसे मेष लग्न में अष्टमेश मंगल, वृष लग्न में अष्टमेश बृहस्पति, मिथुन लग्न में अष्टमेश मिथुन लग्न में शनि। इस प्रकार प्रत्येक लग्न के अनुसार जो अष्टम भाव के अधिपति है वह छिद्र ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या है? अष्टम भाव में स्थित ग्रह। जो अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, अष्टम में स्थित ग्रह दूसरा छिद्र ग्रह के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। एवं तीसरा, अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह। 8वां जो अष्टम भाव है, अष्टम को देखने वाला ग्रह जो है वह भी छिद्र ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। छिद्र स्थान शरीर में 9 छिद्र स्थान होते हैं। नव रंध्राणी विद्यन्ते, रंध्र मतलब भी छिद्र है। उसमें ये तीनों अष्टमेश, अष्टम में स्थित ग्रह एवं अष्टम भाव को देखने वाला ग्रह। उसके बाद चतुर्थ में एक खर दृष्काण का अधिपति। ये खर दृष्काण का स्वामी, ये कोई किसी किसी को पता होगा खर दृष्काण क्या है? किसको पता है खर दृष्काण? खर दृष्काण क्या है? खर दृष्काण जो है, नोट कर लीजिए, लग्न का 22वां दृष्काण जो है वो खर दृष्काण है। द्वाविंशति दृष्काण खर दृष्काण उच्यते। लग्न का जो 22वां दृष्काण है वह क्या है? खर दृष्काण है। इस खर दृष्काण की जो स्वामी होगी वह भी सबसे बड़ा छिद्र ग्रह है, जो मृत्यु का कारण भी हो जाता है। हम लोग इसको गिनती करते हैं। इसका स्वामी यदि अष्टमेश से युक्त हो तब भी वह भी अधिक से अधिक खरदृष्काण से प्रभाव व मृत्यु का कारण बन जाता है। खरदृष्काण की स्वामी एवं अष्टमेश, अष्टमाधिपति दोनों यदि युक्त हो जाए, मतलब जो खरदृष्काण का स्वामी जहां देख रहा है, जहां बैठा है, वह भी सबसे से अधिक छिद्र का परिचय देता है, व छिद्र का प्रभाव देता है, अथवा मृत्यु का कारण बनाता है, अथवा उसके दशा अंतर दशा में व्यक्ति कष्ट से युक्त होता है व मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। इस प्रकार हम लोग फलादेश में उसको गिनती करते हैं। तो खरदृष्काण का स्वामी, दृष्काण स्वामी जहां स्थित है, स्थित भाव, उस भाव का जो अधिपति है वो उसका प्रभाव होता है। और छठे में
जो चतुष्षष्ठी अंश है, 64 अंश, जन्म काल में चंद्रमा का नवांश हो, उसका 64वां अंश जो होता है वो सबसे बड़ा घातक अंश होता है। इसीलिए चतुष्षष्ठी अंश का जो स्वामी है, चतुष्षष्ठी अंश मतलब नवांश, यहाँ चतुष्षष्ठी मतलब 64, उसका जो स्वामी है वह भी छिद्र ग्रह के रूप में हम लोग उसको लेते हैं। ये खरदृष्काण का स्वामी एवं चतुष्षष्ठी अंश का स्वामी, ये दोनों आप लोगों को समझना है। अष्टमेश का अति शत्रु ग्रह जो हो, अष्टमेश अष्टम भाव के अधिपति, उसके जो अति शत्रु ग्रह है वह भी मृत्यु का व छिद्र का मुख्य कारण बन जाता है। इसीलिए सातवां आप लोग मांदी भी पढ़े हैं एवं गुलिक भी जानते होंगे, क्योंकि गुलिक सबसे बड़ा भी अशुभत्व होता है, मांदी भी अशुभत्व होता है। मांदी का विचार पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, और गुलिक का विचार आप लोग भी जानते हैं। दिनमान को 8 भाग में बांट देने के बाद जो संयंश होता है, जो शनि का भाग होता है, उसी को हम लोग गुलिक कहते हैं। जैसे आज शनिवार है, दिनमान में यदि शिशु का जन्म दिन में हो तभी दिनमान से ही हम लोग गुलिक निकालते हैं। रात्रि में होने से रात्रिमान को 8 भाग करके गुलिका हम लोग निकालते हैं। आज शनिवार होने के कारण प्रातः सूर्य उदय में जो प्रथम खंड का अधिपति होगा वही शनि होगा, इसीलिए प्रथम खंड ही गुलिक खंड रहेगी। मतलब उदय काल में जो लग्न होगा वो गुलिक लग्न हो जाएगा। ठीक है, तो गुलिक लग्न आज वर्तमान समय में सूर्य का संक्रांति क्या है, क्योंकि सूर्य कौन से राशि में स्थित है, तुला में, तभी उदय काल में कौन सा लग्न होगा, उदय काल में हाँ तुला लग्न होगा। तो गुलिक लग्न कौन सा हो जाएगा ना, तुला लग्न हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो जो लग्न जिस खंड में, जैसे आप लोग दृक पंचांग निकालेंगे तो अपने अपने मोबाइल ऐप में आप लोगों को गुलिक काल लिखा होगा वहां, जैसे 5:55 से लेके 7:19 तक ये गुलिक काल लिखा हुआ है। उसके बाद यमघंट काल भी लिखा है, 12:55 से लेके 2:19 तक। ये यमघंट गुरु खंड, गुरु जिस खंड का स्वामी होता है उसको यमघंट कहा जाता है, एवं शनि जिस खंड का स्वामी व अधिपति होता है उसको गुलिक खंड कहा जाता है। सूर्योदय 5:55, तो शनिवार होने के कारण आज के दिन सूर्योदय से लेके गुलिक खंड प्रारंभ हो गया है, और 7:19 तक गुलिक समय रहेगा, गुलिक काल रहेगा। आप इसको पता कैसे करेंगे ना, जो सूर्यास्त है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त संपूर्ण दिनमान होता है, इसीलिए आप दिनमान कैसे निकालेंगे ना, 5:07 से 5:55 घटाएंगे। 5:07 मतलब कितना, 12:05, 17:07, 17:07 माइनस 5:55, 5:55 घटाएंगे तो आपको 11 घंटा 12 मिनट प्राप्त होगा। 11 घंटे 12 मिनट प्राप्त होने से संपूर्ण दिनमान 11 घंटे 12 मिनट का होगा। हमेशा प्रत्येक जो दिनमान होता है वो 12 घंटे का नहीं होता है। अपने स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के अनुसार हम लोग क्या करते हैं ना, दिनमान को निकालते हैं। घंटा मिनट को घटीपल भी बना सकते हैं 2.5 गुना करके। जैसे आज का
दिनमान हम लोग कैसे निकाले ना, सूर्यास्त से सूर्योदय को घटा दिए, तो जितना घंटा मिनट में हम लोगों को मान प्राप्त हुआ वही क्या हो गया, दिनमान हो गया। तो 11 घंटा 12 मिनट आज का दिनमान हो गया। इसको आप लोग 8 में भाग दे देंगे तो 11 घंटे 12 मिनट को 8 में भाग देंगे तो 1 घंटा 24 मिनट प्राप्त होगा। तो 1 घंटा 24 मिनट एक ही खंड का अधिपति होती है, एक खंड होता है। तो एक इसमें सूर्योदय, आज शनिवार होने के कारण इसमें सूर्योदय जोड़ देंगे तो 5:55 आपको 7:19 प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ जो गुलिक काल लिखा हुआ है वो 5:55 से लेके 7:19 तक गुलिक काल लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो 1:24 एक खंड का अधिपति रहा उसको आप जोड़ते चलेंगे तो प्रत्येक खंड की स्वामी आप लोगों को पता चलेगा। उदाहरण के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पे किसी साइट में आप अपना नोटबुक में अभ्यास कर लीजिए। जैसे आज का सूर्यास्त 17 बज के कितना मिनट, 7 मिनट, 12:05 सायं काल के 5:07 मतलब 17:07। उससे माइनस क्या किए ना, 5:55 को माइनस करने से हम लोगों को प्राप्त कितना हुआ, कितना प्राप्त हुआ था, कितना लिख रहे हैं आप लोग, 17:07 से हाँ 11 घंटा 12 मिनट प्राप्त हुआ। ग्यारह घंटा थोड़ा हाँ 11 घंटा 12 मिनट हो गया। इसको आप भाग किस में दे दिए, भाग देने का चिन्ह लगाइए एवं 11-12 को भाग चिन्ह लगा के 8 में भाग दे दीजिए। आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, कितना मान ना, कितना होगा 1:24, 1:24, 1:24 को आप सूर्योदय इसमें जोड़ देंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप में कितना मान प्राप्त होगा ना, 7:19 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 5:55 सूर्योदय है, ठीक है, 5:55 सूर्योदय होने के कारण उसमें प्लस करेंगे तो 7:19 आपको प्राप्त हुआ। मतलब 5:55 से लेके 7:19 तक कौन सा काल चला ना, गुलिक काल, जो संन्यंशः गुलिकः स्मृतः, इस खंड का अधिपति कौन रहा ना, शनि रहा। उसके बाद 7:19 में आप लोग फिर से 1:24 को जोड़ देंगे तो दूसरे खंड का स्वामी आप लोगों को पता चले जाएगा। शनि के बाद कौन सा वार होता है, शनिवार के बाद कौन, रविवार होता है। इसीलिए दूसरे इसके बाद वाला खंड का अधिपति जो होगा 1:24 से आप जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, 7:1 8 और 24 में 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, 9:4 13 13 2 1 3 1 4 4 मतलब 43। ठीक है, 43 हो गया ना, 8:43 मतलब 7:19 से लेके 8:43 तक उस खंड का अधिपति कौन रहा ना, सूर्य रवि। रवि खंड को कौन सा, रवि खंड को कौन सा काल कहते हैं, जैसे शनि खंड को गुलिक काल कहते हैं, रवि खंड को कौन सा, याद है किसी को, बृहत पाराशर होरा शास्त्र को आप लोगों को पढ़ना है, उसमें बताया गया है। कौन बता सकते हैं, हमारे भी छात्र कुछ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। जैसे संन्यंश को गुलिक खंड कहा जाता है, वैसे रव्यंश जो रवि जिसका स्वामी रहा उस खंड को क्या कहते हैं, कौन सा काल होता है, कालवेला। क्या होता है, कालवेला। इसी प्रकार प्रत्येक खंड के नामकरण किया गया है।
और बृहस्पति का जो खंड है इसमें फिर से एक 24 जोड़ेंगे तो उस खंड का स्वामी कौन हो जाएगा ना, चंद्रमा होगा। ठीक है, चंद्रमा एवं उसके बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति को यमघंट काल कहते हैं। इसीलिए यहाँ केवल दृक् पंचांग में 2 मान दिया गया है, एक यमघंट का और दूसरा किसका, गुलिक का। समझ रहे हैं, यमघंट भी अशुभत्व होता है, गुलिक भी अशुभत्व होता है। गुलिक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, वर्जनीय है, इसलिए ये दोनों को ही दिया गया है, गुलिक यमघंट को। चलिए आज का जो मुख्य विषय उसके ओर चलते हैं। हम लोग कौन सा विषय समझना है हम लोगों को ना, ये खरदृष्काण का स्वामी एवं जैसे चतुष्षष्ठी अंश उसका स्वामी कैसे जानते हैं। लग्न में यदि द्वितीय दृष्काण हो, लग्न में दृष्काण का विचार आप लोगों को सभी को पता है, हाँ या ना? एक राशि में कितने दृष्काण होते हैं? हाँ पता नहीं है। एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं, 3 दृष्काण। एक राशि में कितने दृष्काण? राशि में 3 दृष्काण होते हैं। तो दृष्काण की परिभाषा क्या है ना, राशि है त्रिभाग दृष्काण, राशि का 3 भाग जो है वो दृष्काण है। एक राशि में 30 अंश होने के कारण उस 30 को आप 3 में भाग देंगे तो आप लोगों को 10 अंश प्राप्त होगा। तो प्रथम दृष्काण, जैसे प्रथम दृष्काण तो उसका खंड क्या होगा ना, 0 से लेके 10 अंश तक प्रथम दृष्काण होगा। और द्वितीय दृष्काण, द्वितीय दृष्काण क्या होगी ना, 10 अंश से लेके 20 अंश तक, 10 अंश से लेके 20 अंश तक क्या होगी, द्वितीय दृष्काण होगी। और तृतीय दृष्काण जो है वो कौन होगी, क्या है ना, 20 अंश से 30 अंश तक। ठीक है, 30 अंश तक, ऐसे नोट भी कर सकते हैं। प्रथम दृष्काण का स्वामी जो है वो प्रथम वही रहता है, प्रथम स्वामी। जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है उसका स्वामी ही प्रथम दृष्काण का स्वामी होता है। और द्वितीय दृष्काण का स्वामी द्वितीय में क्या होता है ना, पंचम, पंचम, उससे उस राशि से हम लोग 5वां राशि गिनते हैं, उस पंचमेश जो होता है वो द्वितीय दृष्काण का स्वामी। और तृतीय दृष्काण में नवमेश होता है, नवमा। तो प्रथम पंचम नवम क्रम से ही हम लोग दृष्काण का स्वामी का जानकारी लेते हैं एवं इसी हिसाब से दृष्काण कुंडली भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग जान सकते हैं, जैसे यहाँ आपके सामने मैं एक लग्न स्पष्ट दिखा रहा हूं, एक किसी का कुंडली है, राजकुमार जी करके किसी का कुंडली है। इसमें लग्न जो है वो 14 अंश 53 कला 13 विकला है, लग्न स्पष्ट। तो लग्न, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न कौन से दृष्काण में है, कौन से दृष्काण में, 14 अंश में रहने के कारण 10 अंश से अधिक है, द्वितीय दृष्काण हो गया। तो लग्न द्वितीय दृष्काण में रहने के कारण अष्टम भाव का जो द्वितीय दृष्काण होगा वह भी खर दृष्काण का स्वामी हो जाएगा। अष्टम भाव का द्वितीय दृष्काण, क्यों अष्टम भाव का द्वितीय दृष्काण हुआ, कारण क्या है ना, लग्न से लेके अष्टम भाव के मध्य में 7 राशि विद्यमान होते हैं। एक राशि में कितने दृष्काण होते हैं, 3। एक राशि में कितने दृष्काण हैं, 3। तो 7 राशि में कितने होंगे ना, 7 को 3 में गुणा कर देंगे, 7 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ ना, 21 हो गया। 21 हो गया मतलब सप्तम भाव के बाद जो अष्टम भाव का दृष्काण है उसी को खर दृष्काण व वैनाशिक
दृष्काण के रूप में हम लोग जानते हैं। सबसे अशुभत्व होता है उस दृष्काण के अधिपति। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप लोग जैसे नवांश कुंडली यहाँ स्क्रीन में है, इसी प्रकार आप लोग दृष्काण कुंडली निकालेंगे तो कौन सा लग्न था? सिंह लग्न था। सिंह लग्न का दृष्काण क्या हो जाएगी? सिंह लग्न की दृष्काण क्या हो जाएगी? क्योंकि 14 अंश है तो उससे 5 हम लोग गिनती करेंगे, क्योंकि सिंह से 5 आप गिनती करेंगे तो धनु होगी। धनु दृष्काण का स्वामी बृहस्पति होता है। तो लग्न कौन से दृष्काण में होगा? दृष्काण कुंडली निकालने से ना धनु दृष्काण होगा। तो लग्न धनु दृष्काण होने से दृष्काण लग्न का दृष्काण का स्वामी हो जाएगा बृहस्पति। परंतु जो अष्टम भाव है, यहां लग्न से 8वां, समझ रहे हैं बात को? सिंह से द्वितीय हम लोग ले रहे थे को क्या? सिंह से द्वितीय दृष्काण मतलब उससे 5 हम लोग गिनती कर रहे थे। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको समझिए। उसी प्रकार 8वां भाव जो हुआ वो मीन राशि का हुआ। मीन से 5 हम लोग गिनती करेंगे। जैसे सिंह से हम लोग 5 गिनती कर रहे थे क्योंकि लग्न द्वितीय दृष्काण में था, उसी तरह मीन से हम लोग 5 गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, उस पंच भाव का स्वामी हो जाएगा चंद्रमा। तो खर दृष्काण का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। लग्न में यदि द्वितीय दृष्काण है तो अष्टम का भी द्वितीय दृष्काण को हम लोग क्या कहे ना खर दृष्काण कहे, उसका स्वामी ही खर दृष्काण का स्वामी हो गया, जिसको हम लोग खरेश्वर करके नाम कहते हैं। खर मतलब अशुभत्व होता है, वह भी मारक का ग्रह के रूप में हम लोग उसको गिनती करते हैं, छिद्र के रूप में हम लोग उसको गिनती करते हैं। तो यहां इस कुंडली में चंद्रमा खर दृष्काण का स्वामी हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि से 5वां राशि हो गया कर्क और उस कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, तभी चंद्रमा क्या हो गया? खर दृष्काण का स्वामी बन गया। क्लियर? नवांश कुंडली में यह खर दृष्काण जिस राशि में बैठा हो, नवांश कुंडली में दृष्काण कुंडली में ये खर दृष्काण का स्वामी जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी भी अशुभत्व होता है। जैसे यह चंद्रमा दृष्काण कुंडली में खर दृष्काण का जो स्वामी है वो चंद्रमा मीन राशि में स्थित है और मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है और यही अष्टमेश भी है, इसलिए चंद्र बृहस्पति दोनों अशुभत्व होते हैं। ये आगे जाके आप लोग फलादेश में कभी भी विचार करेंगे तो यदि लग्नेश खर दृष्काण में बैठा हो, जैसे यहां तो उदाहरण नहीं हो रहा है लेकिन आप लोग सोच लीजिए, यहां लग्नेश सूर्य है। सूर्य यदि दृष्काण कुंडली में बैठा होता कहां? कर्क राशि में, तो वह खर दृष्काण में होता। तभी खर दृष्काण में होने से लग्नाधिपति वो भी अधिक से अधिक अरिष्ट फल को प्रदान करता है। नोट कर लिए, समझ गए ना? इसी में किसी को कोई संदेह है? खर दृष्काण को गुलिका एवं खर दृष्काण ये दोनों समझ में आना चाहिए। गुलिक, हाँ वो तो अशुभत्व है, लेकिन खर दृष्काण एवं गुलिक का प्रसंग जो पढ़ाया गया वो समझ में आया या नहीं? आ गया? चलिए और एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उत्तर दे दीजिए। इसी डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ को मैं चेंज कर लेता हूं। चलिए, हो गया? कौन सा लग्न हुआ? लग्न कौन सा हो गया? धनु लग्न हो गया। इस धनु लग्न में लग्न 15 अंश
52 कला 21 विकला में स्थित है धनु लग्न में। तो ये भी द्वितीय दृष्टांत में आ गया, यहाँ धनु लग्न भी द्वितीय दृष्टांत में आ गया। तो खर दृष्टांत का स्वामी कौन होगा बता दीजिए। मंगल। हाँ, कैसे हो गया मंगल? तो मंगल वहां लग्न का जो दृष्टांत कुंडली होगा, जैसे मैं यहाँ दृष्टांत कुंडली बनाऊंगा तो वो मेष लग्न हो गया। मैं लग्न का नहीं बात कर रहा हूँ, खर दृष्टांत का स्वामी के पूछ रहा हूँ। और कोई बता सकता है? आप माइक ऑफ कर लीजिए। और कोई यहाँ जो जुड़े हैं कक्षा में, इस कुंडली में, इस लग्न कुंडली में खरदृष्टान का स्वामी कौन होगा? हाँ हाँ, यहाँ 22वां दृष्टांत कौन सा है, वो उसका अधिपति कौन है? चंद्र है। कैसे चंद्र? चंद्र तो अष्टमेश है। अभी क्या समझाया मैं, आप लोग नोट नहीं किए या? और अविनाश, हरिओम। अविनाश जी, सुमेधा जी, क्योंकि मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप लोग भूलते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। बीस। ओहो, फिर से एक बार कह देता हूं, देख देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक उदाहरण के लिए इसको समझा देता हूं फिर से। लग्न जिस दृष्टांत में होगा, लग्न जिस दृष्टांत में होगा, 8वें भाव का उसी दृष्टांत का स्वामी ही खर दृष्टांत का स्वामी होता है। उदाहरण के लिए क्या किया, हाँ, लग्न यदि द्वितीय दृष्टांत में है, यहाँ जैसे धनु लग्न है, धनु लग्न, लग्न स्पष्ट 15 अंश 52 कला 21 विकला। तो यहाँ लग्न द्वितीय दृष्टांत में स्थित है, क्योंकि एक दृष्टांत 10 अंश का होता है। 0 से लेके 10 अंश तक प्रथम दृष्टांत, 10 अंश से लेके 20 अंश तक द्वितीय दृष्टांत, एवं 20 अंश से लेके क्या 30 अंश तक तृतीय दृष्टांत। जब प्रथम दृष्टांत की हम लोग गिनती करेंगे व विचार करेंगे, वो जो ग्रह जहां बैठा है व जो लग्न जहां बैठा है, दृष्टांत कुंडली में भी वही लग्न हो जाएगा। इसीलिए लग्न का यदि आप लोग प्रथम दृष्टांत है, अष्टम भाव का भी प्रथम दृष्टांत ही वो खर दृष्टांत होगा। बाद द्वाविंशति दृष्टांत के रूप में हम लोग उसको विचार करेंगे। परंतु लग्न यदि द्वितीय दृष्टांत में स्थित हो, तो अष्टम भाव का भी द्वितीय दृष्टांत को ही खर दृष्टांत कहा जाएगा। ठीक है। लग्न यदि तृतीय दृष्टांत में स्थित हो, तो अष्टम भाव का भी तृतीय दृष्टांत, मतलब आप लग्न से 5 गिनती करेंगे तो द्वितीय दृष्टांत में अष्टम भाव से भी 5 गिनती करना पड़ेगा। एवं तृतीय दृष्टांत में लग्न से यदि 9 गिनती करेंगे लग्न राशि से, तभी अष्टम भाव की जब द्वाविंशति दृष्टांत का विचार करेंगे, तभी अष्टम भावस्थ राशि से आपको 9 गिनती करके दृष्टांत का विचार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इस कुंडली को प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ धनु लग्न है, लग्न स्पष्ट 15 अंश है, इसलिए द्वितीय दृष्टांत में स्थित है। तो द्वितीय दृष्टांत होने से मैं धनु से 5 गिनती करूंगा तो वो मेष होगा। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो यहाँ दृष्टांत कुंडली में क्या हो गया, लग्न कौन से दृष्टांत में स्थित रहा ना, कौन से में? मेष में, मेष में आ गया। और इसी लग्न कुंडली को देख के मैं यदि द्वाविंशति दृष्टांत का विचार करूं, तो द्वाविंशति दृष्टांत अष्टम का भी द्वितीय होगा। द्वितीय दृष्टांत मतलब अष्टम भाव से आपको 5 गिनती करना पड़ेगा। अष्टम भाव से आप 5 गिनती करेंगे तो वो वृश्चिक होगी।
इसीलिए यहाँ लग्न हो गया मेष एवं अष्टम भाव में दृष्टान कुंडली में आ गया वृश्चिक। यहाँ भले ही मेष और वृश्चिक दोनों का अधिपति मंगल है, इसीलिए मंगल ही द्वाविंशति दृष्टान का व खर दृष्टान का स्वामी है। समझ गए बात को इस कुंडली में। नेक्स्ट और एक उदाहरण के लिए आप लोगों को, जैसे मैं इसको टाइम चेंज कर दिया 7:30, प्रातः 7:30। लग्न क्या हो गया? मकर लग्न हो गया ना मकर लग्न। तो मकर लग्न हो जाने से अब आंख मूंझ के अंश को देखेंगे तो अंश शून्य अंश है। 47 कला 26 विकला, मतलब प्रथम दृष्टान में लग्न विद्यमान है। तो लग्न प्रथम दृष्टान में स्थित होने के कारण अष्टम भाव का जो प्रथम दृष्टान होगा वही खर दृष्टान होगा। तो अष्टम भाव का भी प्रथम दृष्टान वही सिंह होगा। यहां भी सिंह राशि है, तो सिंह राशि के अधिपति सूर्य है, इसलिए प्रथम दृष्टान मतलब द्वाविंशति दृष्टान व खर दृष्टान का स्वामी भी सूर्य हो जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं होगा। इसको और एक बार मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं। 6 इसको 50 मिनट करते हैं। ठीक है, यहां लग्न धनु लग्न रहा, लेकिन अंश क्या हो गया? 20 अंश 42। आपको सबको दिख रहा होगा 20 अंश 42 कला 57 विकला। तो ये लग्न कौन से दृष्टान में स्थित है? तीसरे में। तीसरे में होगा तो हम लोग 9 गिनती करेंगे। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये बार बार वही रहता है, इसलिए आप लोग इसको देख के ही बता देंगे। चलिए, तो कितना गिनती करेंगे हम लोग? तृतीय दृष्टान में 9 गिनती करेंगे। तो दृष्टान का विचार जब आप करेंगे, धनु से आप लोगों को 9 गिनती करना पड़ेगा, मतलब सिंह होगा। धनु का 9 कितना होता है ना? सिंह होता है। इसलिए दृष्टान कुंडली में यहाँ कौन सा लग्न आ जाएगा ना? सिंह लग्न आएगा। इसी प्रकार यहाँ अष्टम से भी 9 गिनती करना पड़ेगा। अष्टम भाव के राशि से आप 9 गिनती करेंगे। अष्टम भाव का राशि क्या है ना? कर्क है। कर्क से आप 9 गिनती करेंगे तो कौन सा होगा ना? मीन होगा। तो खर दृष्टान का अधिपति कौन हो जाएगा ना? बृहस्पति होगी। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है। यहाँ आप दृष्टान कुंडली निकाल के देख लीजिए। समझ रहे हैं बात को? कंप्लीट समझ में आ गया? तो इसी प्रकार प्रत्येक कुंडली में आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जो खर दृष्टान का स्वामी है वो भी अशुभत्व होता है। उसके दशा अंतरदशा प्रत्यंतरशा में भी व्यक्ति मृत्यु अथवा मारकेश अथवा रोगाक्रांत होने की व परेशानी होने की वो कालखंड होता है। उसी काल में हम लोगों को भी ये विचार करना है। उसके बाद 64वां अंश। अब बृहस्पति जिस राशि में बैठा है वो भी अशुभत्व है, और बृहस्पति खुद ही खर दृष्टान का स्वामी है, तभी वो अधिक घातक होता है अष्टम में। हाँ, जैसे पिछले बार में सूर्य बैठा है, ठीक है, अधिक घातक। हाँ, चंद्रमा भी अष्टमेश है। अष्टमेश भी खुद ही खर दृष्टान में बैठ जाए तभी भी अशुभत्व होता है। लिखा गया ना, हम लोग लिखे ना, कई सारे पॉइंट्स लिखे उसमें भी। खर दृष्टान का स्वामी एवं अष्टमेश एवं अष्टमस्थ ग्रह, जैसे यहाँ अष्टम भाव में अष्टमेश बैठा हुआ है, एवं वह अष्टमेश दृष्टान कुंडली में जाके, क्योंकि दृष्टान से रोग का विचार करते हैं। आप लोगों को पता होगा जो वर्ग कुंडली है, वर्ग कुंडली से
किससे क्या विचार करते हैं? होरा से धन संपत्ति का, दृष्टान से भाई बहन का, एवं चतुर्थांश से भाग्य का, सप्तमांश से संतान का, नवांश से जीवन साथी का, दसवांश से कार्य क्षेत्र का, द्वादशांश से माता पिता का, षोडशांश से वाहन का विचार करते हैं, विंशांश कुंडली से धार्मिक विचार करते हैं, एवं चतुर्विंशांश से विद्या का विचार करते हैं हम लोग, सप्तविंशांश कुंडली से शक्ति सामर्थ्य का विचार करते हैं, त्रिंशांश से दुर्भाग्य का विचार करते हैं, सौभाग्य भी इसमें जुड़ा रहता है। चत्वारिंशत कुंडली से शुभ फल अशुभ फल की प्राप्ति के विचार करते हैं। पंच चत्वारिंशत अंश से हम लोग चरित्र व व्यवहार का विचार करते हैं, एवं षष्ठ्यंश कुंडली से चरित्र एवं व्यवहार वर्ग का विचार करते हैं। इसी प्रकार दृष्टान कुंडली रोग का विचार किया जाता है, एवं नवांश कुंडली सभी में हम लोग व्यवहार करते हैं, कर्म विचार में, आजीविका में, कई सारे प्रसंग में हम लोग नवांश दृष्टान को हमेशा लेते रहते हैं। इसी प्रकार ठीक है, ये वर्ग कुंडली 16 वर्गों की कुंडली को हम लोग अधिक से अधिक व्यवहार करते हैं और उसी कुंडली से फलादेश करने की प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा विषय कह रहा था? जो चतुष्षष्ठी अंश, 64वां अंश, ये क्या है? चंद्र जिस नवांश पर हो उससे 64वां नवांश ही खर हो जाता है, अशुभत्व माना जाता है। 64वां नवांश से ही, क्यों 64वां नवांश हो जाएगा? एक राशि में कितने नवांश होते हैं? एक राशि में कितने नवांश? 9 नवांश होते हैं। तो 2 राशि में कितने होंगे? 9 दूने 18। 3 भाव में, 3 राशि में कितने हो जाएंगे? 27। 7 में कितने होंगे? हाँ 63। और 8वां भाव जो होगा वो चतुष्षष्ठी हो जाएगी ना? समझ रहे हैं? जो 7 राशि मतलब लग्न से लेके 7वां 7 भाव हो जाएंगे। 7 भाव में कितने ना, एक राशि में यदि 9 नवांश होते हैं तो 7वें भाव तक टोटल कुल मिला के कितने नवांश बीत जाएंगे ना? 63 नवांश हो जाएंगे। तो 8वें भाव का जो पहला नवांश होगा वही क्या होगा? चतुष्षष्ठी नवांश होगा। उस नवांश की जो स्वामी होगी वो सबसे बड़ा घातक का होगा। तो इसीलिए हम लोग पूर्व इसमें लिखे हैं, चतुष्षष्ठी अंश का जो स्वामी है वो भी मृत्यु का कारण बनता है। जैसे आप लोग सभी को नवांश का विचार पता है, कैसे नवांश कुंडली विचार करते हैं? आप लोग तो भूल जाते हैं, क्या करें। नवांश, एक राशि में 9 नवांश होते हैं और एक नवांश का मान कितना है? 3 अंश 20 कला। 3 अंश 20 कला और 6 40। ठीक है, 3 20 हम लोग जोड़ देंगे तो 6 40, एवं उसमें 3 20 जोड़ देंगे तो 10 अंश हो जाएगी, और उसमें 3 20 जोड़ देंगे तो 13 अंश 20 कला हो जाएगी, और उसमें 3 20 जोड़ देंगे तो 16 अंश 40 कला। फिर से 3 20 जोड़ देंगे तो 20 अंश हो जाएगा, और 20 अंश में 3 अंश 20 कला हम लोग जोड़ेंगे तो 23 अंश 20 कला होगी, और इसमें 3 20 जोड़ देंगे तो 26 अंश 40 कला, एवं अंतिम में नवम नवांश का मान कितना हो जाएगा ना? 30 अंश होगी। इस प्रकार क्रम से हम लोग नवांश में मेष, मकर, तुला, कर्क से नवांश का गिनती करते हैं। आजकल हर मोबाइल में, हर सॉफ्टवेयर में लग्न कुंडली के बगल में ही नवांश कुंडली हमेशा देते रहते हैं। इसलिए ज्यादा आप लोगों को गणित करने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। परंतु यदि मैं इसको दृष्टान कुंडली में बदल दूं और आपको पूछूं, लग्न स्पष्ट आप लोगों के सामने है, 20 अंश 42 कला 57 विकला, यह लग्न किस नवांश में होगा? कौन बता सकता है?
जल्दी से बता दीजिए। ये 20 अंश 42 कला 57 विकला कौन से नवांश में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नवांश 23-20 के अंदर आ गया। ठीक है, तो धनु राशि में जब लग्न है तभी गिनती कहां से होगा नवांश कुंडली में? मेष से गिनती करेंगे। अज मकर तुला कर्क, एक क्रम को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अज मतलब मेष, मकर, तुला एवं कर्क, इस क्रम से गिनती होता है। मेष, मेष, उसके बाद वृष एवं मिथुन एवं कर्क, इसी प्रकार सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ठीक है, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। जैसे अज के नीचे 1 5 9 लिखा है, मतलब मेष, सिंह, धनु राशि का गिनती मेष से ही होगा। 2 6 10 मकर के नीचे लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ वृष, कन्या, मकर का नवांश गिनती मकर से ही होगा। 3 7 11, इसका अर्थ यह हुआ मिथुन, तुला, कुंभ राशि में यदि लग्न अथवा कोई ग्रह विद्यमान है तभी इसका नवांश गिनती तुला से ही होगा। 4 8 12, इन तीनों राशि का नवांश गिनती कर्क से ही होगा। उससे हम लोग तुरंत इतना केवल याद रहे ये चार्ट, आप नवांश का विचार आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहाँ लग्न को प्रस्तुत कर रहा हूं, धनु लग्न है तो धनु लग्न का गिनती मेष से होगा। कितने तक गिनती करेंगे ना? 20 अंश 42 कला 57 विकला, जिस खंड में होगा। किस खंड में है ना? 7वें खंड में। 20 अंश वाला 47 42 कला 57 विकला 7वें खंड में है, तो हम लोग 7 गिनती करेंगे मेष से। मेष से 7 गिनती करेंगे तो तुला होगी। तो नवांश कुंडली में कौन सा लग्न हो जाएगी? आप लोग यहाँ देख लीजिए, तुला लग्न है। समझ रहे हैं बात को? तुला लग्न आया ना नवांश कुंडली में। तो ये कुंडली जो सॉफ्टवेयर में बना हुआ है वो सही है या गलत है, इसका जानकारी आपको इसी से पता चलेगा। यदि इसका गणना करने की पद्धति आपको याद है तभी आप ये सही गलती का परख कर सकते हैं। नहीं तो किसी किसी सॉफ्टवेयर में एरर आने के कारण यदि गलत लिखा हुआ है, आप उस गलती से फलादेश भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए, सूर्य स्पष्ट से आप बताइए, सूर्य कौन से नवांश में होगा? इसको देखिए मत, आप तो तुरंत देख लेंगे, लेकिन बता दीजिए सूर्य कौन से नवांश में होगा? सूर्य 25 अंश में है, उसी धनु राशि में स्थित है, और धनु राशि का गिनती मेष से ही होगा। मेष से कितने तक गिनती करेंगे? 25 अंश है तो 8वें तक, 26 अंश 40 कला 8वें तक गिनती करेंगे। मेष से 8 गिनती करने से क्या होगा? वृश्चिक होगी। तो इसीलिए नवांश कुंडली में सूर्य वृश्चिक नवांश में होगा। देख रहे हैं, सूर्य वृश्चिक में है। समझ रहे हैं बात को? इसी प्रकार सारी ग्रहों का व्यवस्था है। जैसे यहाँ चंद्रमा का देख लीजिए, चंद्रमा 20 अंश 14 कला 51 विकला। तो चंद्रमा बैठा है कर्क में। कर्क में जब ग्रह बैठता है उसी कर्क से ही गिनती होती है। और 20 अंश 14 कला मतलब वो भी 7 तक गिनती करना पड़ेगा। कर्क का 7वां राशि मकर होता है, इसलिए चंद्रमा यहाँ मकर नवांश में बैठा है। आपके पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, सामने ही है। दोनों को आप कुंडली को देख के एक बार अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, 64वां जो नवांश होगा, 64 नवांश चंद्रमा से, वो कौन सा होगा? इस जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में।
और चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में, और कौन से नवांश में स्थित होगा ना, मकर नवांश में स्थित होगा। मकर मतलब 7वां नवांश हो गया, ठीक है, मकर मतलब 7वां। तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वहां से आपको पहले 7 गिनती कर लीजिए। 7 मतलब मकर राशि, उसका 8वां राशि जो है वो कुंभ राशि हो गया। तो कुंभ राशि का 7वां दृष्टांत, 7वां नवांश, समझ रहे हैं, कुंभ राशि में 8वीं भाव हो गया। चंद्रमा जहां स्थित है जन्म कुंडली से, कुंडली में, उससे 8वां भाव और उससे 7वां राशि, उससे 7वां मतलब गिनती नहीं करना है। कुंभ राशि का नवांश गिनती कहां से होता है, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, तुला से होती है। कुंभ राशि का नवांश गिनती कहां से होता है, तुला से। तो तुला से 7वां आपको गिनती करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तुला से आप 7 गिनती करेंगे तो कौन सा होगा, तुला से 7 मेष होगी। तो 64वां नवांश का स्वामी जो हो गया वो कौन हो गया, मंगल हो गया। समझ रहे हैं बात को। पहले हम लोग क्या देखें ना, चंद्रमा जन्म कुंडली में कहां बैठा है। चंद्रमा स्थित नवांश व चंद्रमा जितने अंश में होगा उससे 64वां नवांश हम लोग गिनती करेंगे। चंद्रमा यहाँ 20 अंश में है, तो चंद्रमा से अष्टम भाव के 20वां अंश हम लोगों को देखना है। चंद्रमा से अष्टम भाव हो गया कुंभ राशि, और कुंभ राशि का 20वां अंश हो गया कौन ना, कुंभ में जब ग्रह स्थित होगा व कोई भी स्थित होगा उसका गिनती तुला से होगी। तुला से 20 अंश 14 कला 51 विकला मतलब 7 गिनती करना है। तुला से 7 गिनती करेंगे तो मेष, इसलिए मेष नवांश ही चतुष्षष्ठी नवांश हो जाएगी। चतुष्षष्ठी मतलब 64 नवांश का स्वामी ही सबसे बड़ा अशुभत्व होता है, यहाँ भी मंगल है। चलिए आज के लिए इतना, बहुत समय हो गया है, और कल आप लोग इसी नवांश को एवं दृष्टांत खर दृष्टांत को अभ्यास करके आए। कल भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। गुलिक नवांश, चतुष्षष्ठी नवांश एवं खर दृष्टांत, ये आप लोगों की प्रैक्टिस में आना चाहिए। मांदी, गुलिक, खर दृष्टांत, चतुष्षष्ठी नवांश, ये बार बार आप थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद है सबको। हाँ हाँ हाँ, स्वामी ही अशुभत्व होता है, उसके दशा अंतरशा प्रत्यंतरशा समय में भी व्यक्ति को कष्ट होता है, ठीक है। हाँ निश्चित है, प्रभाव है। कई सारे आप श्लोक देखेंगे तो वो बार बार खरदृष्टान की विचार करता है। दृष्टान फलादेश एक विचार है, उसको आप देखिए तो और विशेष विचार बहुत सारे हैं। ये दोनों अशुभत्व होते हैं, बड़े अशुभत्व हैं। गुलिका जैसे मांदी गुलिका, आप यहीं पे मांदी का कुंडली जो विशिष्ट लग्न है उसमें यमघंट लग्न कौन सा है, जैसे कन्या लग्न हो गया यमघंट लग्न, गुलिका लग्न कौन हो गया ना, वृश्चिक लग्न। तो इस संपूर्ण कुंडली में वृश्चिक राशि एवं कन्या राशि, ये दोनों इस कुंडली के लिए अशुभत्व का कारण हो जाएंगे। जैसे यहाँ मृत्यु सिंह राशि को है, तो मृत्यु राशि का जो अधिपति व मृत्यु लग्न का जो अधिपति, यमघंट लग्न के अधिपति, गुलिक लग्न के अधिपति, ये तीनों अधिक से अधिक अशुभत्व होते हैं। इसलिए इन तीनों की जो दशा, जैसे मृत्यु लग्न के अधिपति सिंह मतलब सूर्य, यमघंट के अधिपति मतलब
बुध, गुलिका के अधिपति मंगल, सबसे अधिक घातक होता है गुलिका, इसलिए मंगल अधिक घातक होगा। मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरशा में हम लोग उसका शुभत्व का विचार करेंगे। इसी प्रकार आगे आगे आप लोग थोड़ा सा इस ओम पराशर हुआ व पराशर लाइट हुआ उससे देखते रहिए, देखने से और एक आपका आइडिया बढ़ जाएगी। और बृहत पराशर होरा शास्त्र में ये सब लक्षण बताया गया है, उसको पढ़ेंगे तो भी ठीक होगा। चलिए कल की कक्षा में मिलेंगे, हाँ।